Kain, Jalain, Phalein, iti Kapha. Ka means water and Pha means flourishing. That which is flourished by water is Kapha. Kain, Jalain, iti Kapha. Number two, Shlish Alingari. The root of Shleshma is Shlish. Cuff molecules hug together and create a compact mass. तो हमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि बॉडी की जो बिल्डिंग है, एक ज्वाइंट से दूसरा ज्वाइंट जुड़ रहा है, पूरे शरीर में जो संरचनात्मक स्थिति है वह जो है कफ के द्वारा होती है। तो बार बार हम इस चीज को याद करते हैं कि क्रियात्मक परिवर्तन की यदि मैं बात करता हूं तो मैं वात को देखूंगा, अगर मैं ऊष्मात्मक परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं पित्त को देखूंगा, और यदि मैं रचनात्मक परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं कफ को देखूंगा, क्योंकि क्रियात्मक, ऊष्मात्मक और रचनात्मक, वो तीन प्रकार के परिवर्तन जो है वो हमारे परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। कफ जो है, अगर हम उसका महाभौतिक संगठन देखें तो वह पृथ्वी और जल है, और इसके गुण देखें तो गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला। इनमें से कि जो कफ है वह पृथ्वी और जल महाभूत के द्वारा उत्पन्न होता है, और इसमें जो पृथ्वी के गुण है वो है गुरु और मृदु, स्निग्ध, मधुर। हमें आगे बढ़ना है कफ में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी कार्य, मान लीजिए कि संघात हो रहा है या एनाबॉलिज्म हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ पृथ्वी। गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल, गंध गुण बहुलानी पार्थिवानी, तान्य उपचय संघात, गौरव करानी। कहीं पर भी संघात है, कहीं पर भी स्थिरता दिखाई देती है, कहीं पर भी किसी चीज को बढ़ता हुआ देखते हैं, उपचय, एनाबॉलिज्म देखते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ पृथ्वी। और पृथ्व्यात्मकम गंधो ग्राणम गौरवम स्थैर्यम च इति, यानी कि गंध, यानी कि मेरी नासा में पृथ्वी गुण की बाहुल्यता है, गंधो घ्राणम। और जो इंद्रिय, नासा इंद्रिय है और जो उसका अर्थ है गंध, वह जो है पृथ्वी, भारी होना, स्थैर्य होना, और मूर्ति, रचना आपको दिखाई देगा, आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वह पृथ्वी का गुण है। द्रव स्निग्ध शीत, मंद, मृदु, पिच्छल, रसगुण बाहुल्य, तान्य, उपक्लेद, स्नेह, बंध, विषंद, मार्दव, प्रहलाद, करानी। तो ठीक है कि आपने मटेरियल तो ले लिया, यानी कि आपने मिट्टी ले ली, लेकिन जो घर बनेगा वो मिट्टी में पानी डालकर जब गारा बनाएंगे और उस गारे से हम प्लस्तर करेंगे, तब जाकर स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, और वही स्ट्रक्चर जो है वह जो है टिका रहेगा। तो स्नेह, बंध, विषंद, मार्दव, प्रहलाद माने कि उत्साह, खुश होना मतलब, और उपक्लेद माने चिपचिपा होना। जैसे मिट्टी को यदि हम पानी में अगर बना के पेस्ट बनाते हैं तो वो उपक्लेदमक हो जाएगी। अबात्मकम रसो रसनम, शैत्य मार्दव स्नेह क्लेद च। रसो रसनम, रस और रसना माने जीवा, शैत्य शीतता, मार्दव मृदुता, सॉफ्टनेस, स्नेह, और क्लेद चिपचिपापन। ये दैट इज यह जो है यह जल महाभूत का लक्षण है। अब कफोत्पत्ति कैसे होगी? तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम
वात की उत्पत्ति कैसे होगी? वात की उत्पत्ति बताई थी कि प्राणवानाम स्त्रोतम हृदय मूलम महास्त्रोत, यानी कि वात किससे जुड़ा हुआ है? प्राणवाह स्त्रोत से जुड़ा हुआ है। अन्नवाहनाम स्त्रोतसाम अमाशय मूलम वामम च पार्श्व, अमाशय और वाम पार्श्व, यह किसको प्रेजेंट करता है? पित्त को। और उदकवानम स्त्रोतसाम तालु मूलम क्लोम च, उदकवा स्त्रोत इसको प्रदर्शित करता है कफ को। यानी कि ये जो तीन स्त्रोतस हैं, ये तीन चीजें हैं, हम बाहर से इनकारपोरेट करते हैं। हम सांस बाहर से ले रहे हैं प्राणवाह स्त्रोतस के द्वारा, हम पित्त बाहर से ले रहे हैं अन्नवाह स्त्रोतस के द्वारा, और हम कफ जो ले रहे हैं उदकवाह स्त्रोतस के द्वारा। उदकवाह स्त्रोतस तालु मूलम क्लोम च, तो तालु जो है वह उत्पादक है और क्लोम जो है वह प्रवर्तक है। तो तालु से लेकर क्लोम तक, यानी कि जो आपकी जिह्वा से नीचे जो पैलेट से लेकर पैंक्रियास तक की जो स्थिति है वह किसकी स्थिति है? कफ की स्थिति है। और यह किसके अंतर्गत आती है? जठराग्नि के अंतर्गत आती है। अवस्था पाक। अब अवस्था पाक के अंतर्गत जैसे ही कैसे हुआ कि तीन पाक होंगे। अवस्था पाक में मधुर अवस्था पाक सबसे पहले हो जाएगा, यानी सबसे पहले क्या बन जाएगा? कफ बन जाएगा। अन्नम आदान कर्मा तो प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति, अन्न जो है, प्राणवायु जो है वो अन्न को लेकर कहाँ डाल देती है? कोष्ठ में डाल देती है। कोष्ठ में जो पहला पार्ट है वह अमाशय है। उस अमाशय का जो पूर्व भाग है, जिसको कि आप फंडस कहते हो, वहां पर अन्न का बोलस बन जाता है, यानी कि वहां पर क्लेदक कफ होता है और वो अन्न का संघात कर देता है ताकि उस पर अग्नि की क्रिया जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो अब वहां पर ही मधुर अवस्था पाक हो गया। मधुर अवस्था पाक के अंतर्गत कफ उत्पन्न हो गया। पहला कफ जो उत्पन्न हुआ वो क्लेदक कफ था। क्लेदक कफ के बाद ये जठराग्नि की स्थिति हो गई। उसके पश्चात कैसे कैसे चलेंगे? रसवाह स्त्रोतस में जाएंगे। यह भी हृदय भी कफ का स्थान है। हृदय उत्पादक है, प्रवर्तक दशमूल ध्वनि है। यहाँ पर रस जो है, रसो अपि श्लेष्मवत, रस कैसा है? श्लेष्म के समान। फिर उस पर हम थोड़ी सी क्रिया करते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू द मास, मास में कन्वर्ट हो जाता है रस। फिर मास, मासवाह स्त्रोतस में जो स्नायु है वो उत्पादक है, यानी कि लिगामेंट जो है उत्पादक है, और त्वचा जो है वो प्रवर्तक है। प्रवर्तक माने फैलाने वाली, और उत्पादक माने उत्पन्न करने वाली। मेदवाहनम, फिर मास के बाद मेद, मेदवाह स्त्रोतस मेदोवाहनम स्त्रोतसाम वृक्को मूलम वपावहनम च, जो वृक्क है वह उत्पादक है मेद का, और ओमेंटम वपावहन जो है वो प्रवर्तक है। धात्वाग्नि की स्थिति क्या थी? धात्वाग्नि की स्थिति है, धात्वाग्नि में अब यहाँ पर कफ हमारा जाकर स्थिर हो गया। तो एक बात मुझे क्लियर हो जानी चाहिए कि बाहर से जो आपने पानी लिया, जिस जो जल लिया उदकवाह स्त्रोतस के द्वारा, वह अंदर गया और अंदर जाकर जठराग्नि की स्थिति में वो कफ बना, यानी कि कफ में उत्पत्ति हुई। धात्वाग्नि में या रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्रवाह स्त्रोतस के रूप में जाकर यह कफ स्थित हो गया। कौन कौन से स्त्रोतस आ गए? रसवाह स्त्रोतस, मांसवाह स्त्रोतस, मेदवाह स्त्रोतस, मज्जावाह स्त्रोतस और शुक्रवाह स्त्रोतस। यह निष्ठा पाक की स्थिति थी। और फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि विपाक, अंततः क्या हुआ कि जब महाभूताग्नि की स्थिति आई तो पुनः यह पृथ्वी और जल में बदल गया। पृथ्वी यानी कि स्टूल के अंतर्गत, और मूत्र जो है वो जल के रूप में शरीर से बाहर निकल गया। ये लय की स्थिति थी। उत्पत्ति कफ के रूप में हुई और धात्वाग्नि के रूप में रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र बने। और लय की स्थिति में जब इनको शरीर से बाहर निकलना था तो मल और मूत्र के रूप में यह शरीर से बाहर निकल गए। तो इस प्रकार से कफोत्पत्ति को मैंने देखा कि उदकवाह स्त्रोतस से लेकर, उदकवाह स्त्रोतस में तालु से लेकर क्लोम तक जो है वह कफ की स्थिति क्लेदक कफ उत्पन्न करती है, और फिर संपूर्ण शरीर में
यह रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र के रूप में स्थित हो जाती है और लय के रूप में मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसा कि अब मैं यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कि उदकवाह स्रोतस आया, प्राकृत कफ जो था वो उस दोष की उत्पत्ति, दोष उत्पत्ति। धातु कौन कौन सी थी? रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र। यह किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? यह कफ को प्रेजेंट कर रहे हैं, धातु के रूप में स्थित हो गए। और फिर पुरीश, मूत्र, नासा और जिह्वा। देखिए, नासा से भी मल निकलेगा, जिह्वा से भी मल निकलेगा, और पुरीश और मूत्र तो आप जानते ही हैं कि लय की स्थिति में आएंगे। ये सारे कौन से हैं? मल हैं। ये लय की स्थिति में उत्पत्ति, स्थिति और लय, दोष, धातु और मल। दोष, धातु, मल मूलम ही शरीरम। और उनका वहन कौन से कर रहे हैं? उत्पादक स्रोतस कौन सा है? उदकवह। धारक स्रोतस कौन कौन से हैं? रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र। और विसर्जक स्रोतस कौन कौन से हैं? पुरीशवह और मूत्रवह। यहां तक क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर है? अब आगे चलूं। यस सर, यस सर। अब केन जलेन इति कफः अवलंबक कफ वायु को दर्शा रहा है, बोधक कफ जल को दर्शा रहा है, क्लेदक कफ अग्नि को दर्शा रहा है, श्लेषक कफ पृथ्वी को दिखा रहा है और तर्पक कफ आकाश को दिखा रहा है। मैं 1 मिनट आपको बताता हूं कि किस तरीके से चीजों को लिंक करते हैं। देखिए, हमने जो वात के गुण याद किए थे वात के गुण याद? यस सर। याद किए थे। अच्छा, वात के गुण हमने याद किए थे, तो डॉक्टर अमनदीप कौर जी मुझे बताइए वात के गुण कौन कौन से होते हैं? सर, रूक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलथा, विशुद्ध, खरा। ठीक है। अब डॉक्टर अंकिता जी मुझे ये बताइए आप कि वात के प्रकार कितने होते हैं? सब 5। कौन कौन से? सब प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु। प्राण, व्यान, उदान, समान। ठीक है जी। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। अपान जी। अब देखिए हम कैसे रिलेट करेंगे कि वात के गुण मैंने बता दिए। एक मिनट, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ये 5 वायु के प्रकार हैं। अब प्राण जो है इसमें आकाश महाभूत की अधिकता है। ठीक है जी। जो उदान है इसमें जल महाभूत की अधिकता है। जो समान है क्योंकि वह पाचन का काम करता है इसलिए उसमें तेज महाभूत की अधिकता है। व्यान है क्योंकि वह संपूर्ण शरीर में गमन करता है इसलिए उसमें वायु महाभूत की अधिकता है। और अपान जो है वह सबसे नीचे की ओर है और गुरुत्वाकर्षण के कारण लय की स्थिति में शरीर से बाहर से मलों का निष्कासन कर देता है, इसलिए इसकी स्थिति कैसी है? पृथ्वी। आकाश, जल, तेज, वायु और पृथ्वी। ये क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब आकाश, वायु के गुण, आकाश में क्योंकि लघु और सूक्ष्म गुण होता है। वात का शीत गुण का प्रेजेंटेशन उदान के द्वारा होता है। तत्र रूक्ष गुण। अग्नि का गुण क्या है? अगर हम आकाश वो तेज महाभूत के गुण देखेंगे तो वह है रूक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण। तो रूक्ष गुण जो है दैट इज प्रेजेंट बाय समान वायु। लघु, तत्र लघु शीत। और वायु के द्वारा कौन सा गुण आता है? क्योंकि चलना है तो चल गुण जो है वो वात का व्यान वायु के द्वारा प्रदर्शित होता है।
और अपान वायु के द्वारा, क्योंकि मल जो है वो कैसा होना चाहिए, खर। मल कैसा हो जाता है, खर हो जाता है आखिरी में जाके, पक्वाशय में जाकर जब कटु अवस्था पाक हो जाता है और मुंचन यानी कि विवेचन करने के बाद मुंचन होता है, तो दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा मल विशद हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और दूसरा कैसा हो जाता है, खर। खर यानी कि खर पाक हो जाता है, यानी कि ठोस हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। ठीक है, तो तत्र रूक्षो लघु शीता सूक्ष्म चलो विषता खरहा, प्राणवायु आकाश महाभूत लघु सूक्ष्म गुण क्यों प्रदर्शित कर रही है। मीन्स कि इफ I work on pranavayu, I have to choose the medicine which have the लघु and सूक्ष्म गुण। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी बेटा पढ़ा रहा हूँ, आजो। उदाहरण जो है, उदाहरण प्लीज अनम्यूट। देखिए उदाहरण जो है वह जल महाभूत को प्रदर्शित कर रहा है, और जल जो है वायु का कौन सा गुण आ रहा है इसमें, शीत। ठीक है ना, तो जब मैं इस तरह का विवेचन कर लेता हूं दोषों के साथ, तो मुझे जो है वो चीजें जो है वो काफी क्लियर हो जाती है। आपको बाय कर दो, चलो जाओ, बाय 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 बाय। तो ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। नहीं हुआ यस clear? सर। होगा सर। हो गया। हो गया ना? यस हाँ जी सर। तत्र रूक्षो लघु शीतो सूक्ष्म सूक्ष्म चलो अथ विशद खरा। ठीक है ना, तो अब ये सारे गुण जो है मैंने वो वायु में डाल दिए, और मुझे ये मालूम है, अब मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर मैं नासा की बात करता हूं तो इस नासा में गंध गुण है, पृथ्वी है, तो यहाँ पर अपान वायु का भी कार्य आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि सेल टू सेल बात चलेगी। व्यान वायु में चल गुण है, समान वायु में रूक्ष गुण है, और उदान वायु में जल यानी कि शीत गुण है। और अब क्योंकि जल जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवमलम सरम कटु, वहां के द्रव से ये जल जो है वो कोरिलेट करेगा। उदान प्लस पित्त की स्थिति कैसे होगी, समान प्लस पित्त की स्थिति कैसे होगी, इस तरीके से हमको जो है वो कार्य करना चाहिए, ताकि हमें जो विश्लेषण है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि लोग कर तो लेते हैं कि भाई व्यान वायु और वो कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन कैसे करें। तो अवलंबक कफ जो है, क्योंकि यह कहाँ रहेगा, उर स्थान पर रहता है, इसीलिए यह वायु महाभूत प्रधान है। बोधक कफ यह जिह्वा में रहता है, और जिह्वा में रसना में जो पृथ्वी और जल है वह रस का बोध कराते हैं, तो जल महाभूत की अधिकता हमारी जिह्वा में रहती है। क्लेदक कफ क्योंकि यह आमाशय में रहकर पाचन में सहायता करेगा, इसलिए यह अग्नि गुण प्रधान है। और श्लेषक कफ यह जो है पृथ्वी महाभूत प्रधान है, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ना है, संघात करना है, ठीक है ना, मूर्त करना है, तो पृथ्वी गुण की आवश्यकता पड़ेगी। और कफ में आकाश की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह मस्तिष्क में रहता है, और मस्तिष्क जो है वो आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य है। ठीक है जी, ये क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। इसमें कोई दिक्कत? सर वो सर जो क्लेदर कफ है, हाँ जी सर इसकी सर इसको ऐसा नहीं सर बताया गया है कि ये कफ अन्न को गीला करता है सर, क्लेदर कफ। हाँ जी करता है। तो इसमें सर अग्नि गुण की प्रधानता कैसे हुई? हाँ देखिए कैसे हुई, अब ये बात हमको समझ लेनी है कि अगर आपने हवन करते हो, हवन? हाँ जी सर। हवन किया है कभी? हाँ जी सर, देखा तो है।
अच्छा अच्छा, कौन बोल रहे हैं? सर अमनदीप। कौन? अमनदीप सर, अमनदीप। हाँ, अमनदीप जी। देखिए, जब हम हवन करते हैं तो आपने देखा है कि वो थोड़ा थोड़ा करके ओम करके घी डालते हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। डालते हैं ना? हाँ जी सर, वो बिल्कुल। घी जो है वो अग्नि को कैसा कर देता है? सर प्रदीप्त कर बढ़ाता है। हाँ बढ़ा जी। देता है ना अग्नि को। तो हाँ जी, हाँ जी सर। ये वही कफ है, ठीक है ना? ओके, ठीक क्या है सर। करने की बजाय क्या कहो, उस अन्न को इतनी मॉइस्चराइज कर रहा है कि वो आग पकड़ ले, ठीक है ना? ओके, अगर ठीक हम है सर। एकदम पूरा घी डाल देंगे 1 किलो करके तो वो आग बुझेगी। ठीक है सर। हम धीरे धीरे कर कर जो है वो कफ डालते हैं, ऐसे चम्मच पकड़ ठीक है लेते हैं और सर। कहते हैं ओम स्वाहा, और वो धीरे धीरे जो है वो अग्नि पकड़ता रहता है। अब हम ये हाँ कहेंगे जी सर। ये तो गीला है और ये हाँ तो जी सर। है, ये तो आग को बुझा देना चाहिए, लेकिन ये आग हाँ को जी, हाँ जी सर, बढ़ाता है। समझ में आ गई आपकी बात? हाँ जी सर, बिल्कुल। धृतम अनिल पित्तहरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापनम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। ठीक है जी, आगे चलो। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। यस तो सर। इसी तरीके से क्या होता है कि हम हमेशा क्या कहते हैं कि आप अपनी जो बॉडी है, इस बॉडी का जो मध्य भाग है ये हवन कुंड है। इस हवन कुंड में आपने अग्नि को, जल को अच्छा। और पृथ्वी को इसी तरीके से डालना है जैसे हम हवन में डालते हैं। और जिस प्रकार से हवन से शुद्धता उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना? हमें ऐसे बिल्कुल ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। हमें हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि जो मैं अन्न ग्रहण कर रहा हूँ या किसी महान कार्य के लिए कर रहा हूँ। आप तो क्या करते हो कि गए, फिर खा खा के और फिर मतलब अपने पेट का ऐसा बुरा हाल कर देते हो कि कुछ पूछो नहीं, और शादी में जाते तो सारे ही भूल जाते हो आप लोग। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जिस कफ की हृदय से संबंधित है, और ये अवलंबक कफ है। अवलंबक कफ उरस्थ सह त्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्य अन्नवीर्यात् ततस्य एवं अम्बुकर्मणः कफम धामनम च शेषानाम च यत् करोति अवलंबनम। अवलंबन यानी कि सपोर्ट करना, हृदय को अपनी वीर से और अंबुकरम से, जो इसमें थोड़ा सा जल का अंश है इस कफ में, उसके द्वारा ये अवलंबक कफ जो है वह हृदय को क्या देता है? सपोर्ट करता है, अवलंबक कफ। अब कफ का जब क्षय होता है तो अब जब हम बीमार पड़ेंगे तो या तो कफ क्षय हो जाएगा, या कफ वृद्धि हो जाएगी, या कफ का प्रकोप हो जाएगा। श्लेष्मशये रूक्षता अंतर्दहा अमाशयेतर श्लेष्माशय शून्यता संधि शैथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम जागरणम च। सुश्रुत सूत्र का ये श्लोक है। जब श्लेष्म का क्षय हो जाता है तब हमारे शरीर में, क्योंकि यह सॉफ्टनेस को दिखाता है, तो रूक्षता उत्पन्न हो जाती है। जब क्षय हो जाता है शरीर में अंदर थोड़ी सी दाह होने लग जाती है, और अमाशय जो है, जो श्लेष्म आशय है, वहां पर ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे शून्य है। संधि शैथिल्यम, तो संधि शैथिल्यम यानी कि जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पर कट कट की आवाज आने लगती है, बिकॉज ऑफ द कफ जो है, जो श्लेषक कफ है वह कम हो गया। प्यास ज्यादा लगती है, दौर्बल्य हो जाता है, और प्रजाग्रम, ठीक है ना, रोगी जो है वह जागता रह जाता है। यूजुअली आपको इसमें वात और पित्त के थोड़े से बढ़े हुए लक्षण आपको दिखाई देंगे। श्लेष्मा अग्नि सदनम प्रसेकस्य आलस्य गौरवम, जब कफ बढ़ जाता है तब वह अग्नि का नाश कर देता है। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा घृत जो है, या थोड़ा थोड़ा जल जो है, सुभाषितानी में भी लिखा हुआ है कि यदि आप थोड़ा थोड़ा जल बीच बीच में मुहुर मुहुर करके पीते हो तो क्या होता है, वह अग्नि की वृद्धि करता है। लेकिन एकदम एक सारा आप अग्नि वो जल पी लेते हो तो वह
अग्नि का नाश कर देता है। तो जब श्लेष्मा अधिक बढ़ जाती है तो वह अग्नि को दबा देती है। प्रसेक, लार जो है वो मुंह से टपकती है। आलस्य हो जाता है, गौरव हो जाता है। श्वेत्य, सफेद पड़ जाते हैं जब प्रकोप होता है। शीतता होती है। अंगों में डिसलोकेशन सा फीलिंग होता है, श्लथ अंगत्व। और व्याधि के रूप में आपको श्वास और कास और अत्यधिक निद्रा जो हो आती है। रसो अपि श्लेष्मत्व, ऐसा कहा गया है। जैसा रस होता है वैसा ही श्लेष्मा का प्रकोप का लक्षण होता है। जब मुझे इसका चिकित्सा सूत्र समझाया गया तो उन्होंने कहा कि आपने कटुत कषाय औषध का प्रयोग करना है और वमन कराना है, आपने श्लो विलोचन देना है, आपने नस्य देना है आपने, और जो इसके लिए एक पर्टिकुलर ड्रग बताई गई वो मधु बताई गई। इन कफ का नाश यदि आपने करना है तो मधु का यूज करना है। आप देखिए यूजुअली लोग क्या समझते हैं, जो बेकार कफ होता है ना